गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पॉलिटिकल साइंस में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है अपना संघ की कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। देखो, अपना जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में अपने संसद, लोकसभा, राज्यसभा इनका अध्ययन कर चुके हैं और आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं संघीय कार्यपालिका। अगला जो चैप्टर है इसमें अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने संघीय कार्यपालिका की। देखो, अपने जब संसद के बारे में पढ़ा था उस समय अपने देखा था कि अपने जो सरकार होती है उस सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार जो होती है इसके 3 अंग होते हैं। पहला अंग तो होता है कार्यपालिका, दूसरा अंग इसका होता है व्यवस्थापिका और तीसरा अंग जो होता है वो होता है न्यायपालिका। ये अपनी सरकार के 3 अंग होते हैं। देखो, कार्यपालिका का उल्लेख तो है संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78 में। व्यवस्थापिका का उल्लेख है 79 से लेकर 123 में और न्यायपालिका है 124 से लेकर 147 में। आपने देखो, कार्यपालिका क्या करती है, इनके काम देखो। प्रमुख व्यवस्थापिका तो क्या करेगी, कानूनों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। कार्यपालिका जो है वो उनको क्या करेगी, लागू करेगी और न्यायपालिका जो है वो उनकी समीक्षा करेगी या उनको लागू करवाएगी या उनकी पालना करवाएगी। ऐसा कार्य करती है न्यायपालिका। तो अपने ये चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। जो पिछले वीडियो थे उसमें अपने व्यवस्थापिका या संसद अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने जो है वो कौन सा टॉपिक है, कार्यपालिका है। और देखो, कार्यपालिका होती क्या है, अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी इनसे मिलकर जो है वो क्या बनती है, भारत की कार्यपालिका बनती है। अर्थात ये कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब देखो, इनमें अपना जो फर्स्ट पॉइंट जो अपना जिसको पढ़ना है वो क्या है, राष्ट्रपति है। अपने किसके ऊपर अध्ययन करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, राष्ट्रपति जो है इसका अपने जो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है, यह पद जो है वो अपने देश ने कौन से देश के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। दूसरी बात, अपने भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना जो है वो किससे की जाती है, अपने भारत के राष्ट्रपति के पद की तुलना जो है वो ब्रिटेन के सम्राट के साथ में की जाती है। मतलब जैसा ब्रिटेन के सम्राट का पद होता है ना, एज टू एज, सेम टू सेम, वैसा ही पद किसका होता है, भारत के राष्ट्रपति का होता है। इस प्रकार की अपने एक तुलना की जाती है। अब देखो अगली बात, भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह अपने संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है और इसे ही भारत का प्रथम नागरिक सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। मतलब तीनों सेनाएं जो होती है उन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी किसे कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति को कहा जाता है। देखो, अपनी ये जो कार्यपालिका होती है, इस कार्यपालिका की जो शक्तियां होती है उन शक्तियों का ये वैसे देख के तो राष्ट्रपति प्रधान होता है, कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रधान राष्ट्रपति होता है, लेकिन यह क्या करता है, कार्यपालिका की नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। तो ये हो गए अपने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बातें। पद अमेरिका से लिया गया, पद की तुलना जो है वो ब्रिटिश सम्राट के साथ में की जाती है। संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक, सर्वोच्च सेनापति और नाममात्र की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। अब देखो, अपने राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में कौन कौन सी बात कही गई, पद का उल्लेख कहाँ है, निर्वाचन कैसे होता है, कौन सा तरीका है, क्या है, वो अपने देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों की। सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 जो है इसमें कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा,
राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 52 में। अर्थात अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का क्या है, उल्लेख है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। फिर बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। ऐसा कहा गया है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां है वो किस में होगी, किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अनुच्छेद 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास में होगी और होती है। लेकिन यहाँ पे अपने भारत में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका की नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है, ज्यादातर शक्तियों का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 54 की बात करते हैं, इसमें है निर्वाचक मंडल। इसको ध्यान से देखना, निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल का मतलब हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, उसका निर्वाचक मंडल जो है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो देखना यहाँ पे राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन कौन कौन से, अपने लोकसभा और राज्यसभा, प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब देखो दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं, 545 है अपने, और राज्यसभा में 245 है। अब इन 545 में से निर्वाचित कितने हैं, 543, क्योंकि दो सदस्य तो जो एंग्लो इंडियन है वो तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और इधर 245 जो है इनमें से निर्वाचित कितने हैं, 233। क्लियर है इतनी बात, 543 और 233, ये तो कौन हो गए, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये लोकसभा के हो गए और ये राज्यसभा के हो गए, प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो विधानसभाएं कहाँ पर है, समस्त राज्यों में विधानसभा। पहली बात तो जितने भी राज्य है ना उन सारे राज्यों में क्या है, विधानसभाएं हैं, और उन समस्त राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों की अगर बात करें तो टोटल सदस्य कितने हैं, 4020 सदस्य हैं। जो अपने 29 राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें 4020 सदस्य हैं, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, एक तो है दिल्ली, एक है पुदुचेरी, यहाँ पर भी विधानसभाएं हैं। दिल्ली में सीटें हैं 70 और पुदुचेरी में है 30, तो 70 और 30 100 हो गए, तो 100 ये जोड़ दो, तो अर्थात विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 4120। ये तो कितने हो गए, 543 और 233, ये हो गए 776 तो हो गए सांसद, और 4120 क्या हो गए, विधायक। देखो यहां पर अब इनका टोटल कर लो, 4120 प्लस 776, टोटल कितने सांसद और विधायक जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, 4896 सांसद और विधायक जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। समझ गए इसको। वापस देखने के बाद निर्वाचक मंडल की बात है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अपने जो राज्य में विधानसभा है उनकी सीटें तो कितनी है, 4020, प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश भी, एक तो दिल्ली एक पुदुचेरी। दिल्ली में सीटें हैं 70 और पुदुचेरी में 30, तो 100 ये हो गए, तो 4020 प्लस 100 4120 ये हो गए कौन, विधायक।
तो टोटल कर लो अपने 4120 प्लस 776 4896 सांसद और विधायक जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में माने गए हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 जो है इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख है, मतलब कौन सा तरीका है राष्ट्रपति का चुनाव होने का, निर्वाचन पद्धति। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, देखो सीधी सी ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो कैसी है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और तरीका कौन सा है, अप्रत्यक्ष रूप से। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, और कौन से तरीके से, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ये राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है ये भारत के संविधान ने कौन से देश के संविधान से अपनाई है, तो कौन से देश के संविधान से अपनाई है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को अपनाया है। अब बात करते हैं, देखो ये इतने तो विधायक हैं, इतने सांसद हैं, इनके मत का मूल्य क्या होता है, मतलब एक विधायक के मत का मूल्य एक ही नहीं होगा, इनके विधायकों के मत का मूल्य अलग अलग राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। देखो विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो बात करेंगे विधायक के मत का मूल्य। विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखो विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का सीधा तरीका है राज्य की जनसंख्या। जिस राज्य के अपने विधायकों के मत का मूल्य ज्ञात करना है ना, उस राज्य की यहाँ पर क्या लिख दो, टोटल जनसंख्या लिख दो, प्लस उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब उस विधानसभा में कितने विधायक है, भाग 1000। ये तरीका है एक विधायक के मत का मूल्य ज्ञात करने का। एक विधायक का जो मत होता है उस विधायक के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखो जैसे राजस्थान की बात कर ले, यहाँ पे राजस्थान को अपने सेट करते हैं, जैसे राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, तो देखो यहाँ पे राजस्थान के विधायक का मत का मूल्य ज्ञात करने के लिए अपने यहाँ पर राजस्थान की जो जनसंख्या लिखनी पड़ेगी वो लिखनी पड़ेगी 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो राज्य की जनसंख्या आएगी वो कौन सी जनगणना के अनुसार आएगी, 1971 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पर अपने राजस्थान राज्य की जो जनसंख्या है वो 1971 की जनगणना के अनुसार होगी, और ये कब तक रहेगा सिस्टम, 2026 तक ये सिस्टम लागू रहेगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। राजस्थान के विधायक का मत का मूल्य इसी के अकॉर्डिंग याद किया जाएगा। वर्तमान के अकॉर्डिंग बात करें तो विधायक का मत का मूल्य ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अपने इसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 1971 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान की जनसंख्या ये थी, मतलब 2,57,00,000 के लगभग अपने राजस्थान की जनसंख्या थी। अब देखो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राजस्थान में विधायकों की संख्या कितनी है, 200। यहाँ पे यह भाग 1000 है, तो ये भाग 1000 है तो ये नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा 1000। इस प्रकार से करते हैं। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे, काट पीट करोगे, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 128.8, या इसको अपने लिख दे 129। तो कहने का मतलब हो गया कि राजस्थान का जो एक विधायक है उसके मत का मूल्य कितना है, 129 वोटों के बराबर है। राजस्थान में कितने विधायक, 201 विधायक का मत का मूल्य 129। समझ गए, ये सिस्टम है राजस्थान में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य बताइए। इसी प्रकार से ज्ञात कर लेंगे अपने सांसद के मत का मूल्य। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं अपने। देखो राष्ट्रपति काफी मोस्ट टॉपिक है, छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। विधायक का मत का पूछ ले, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पूछ ले, पद का उल्लेख पूछ ले, राष्ट्रपति के पद की तुलना किस देश के सम्राट से की गई हुई है,
इसके निर्वाचन की पद्धति कहाँ से ली गई है, इसका पद जो है वो कहाँ से लिया गया है। अब देखो विधायक के मत का मूल्य हो गया। अब बात करते हैं सांसद के मत का मूल्य। सांसद के मत का मूल्य, ठीक है, अपने विधायक का मत का मूल्य हो गया। अब सांसद के मत के मूल्य की बात करते हैं। तो देखो जितनी भी विधानसभाएं हैं, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत को प्राप्त सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य। तो देखो अभी अपने बात की थी विधायक कितने थे, 4120 विधायक थे और राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य 129 है। अगर पूरे भारत के विधायकों का मत का मूल्य अपने ज्ञात करें ना तो वो आएगा अपने 549,476, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,49,476 क्या होगा अपने समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत का मूल्य। इसमें भाग दे दो अपने किसका, निर्वाचित सांसद, समस्त विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य है, इसमें भाग दे दो किसका, निर्वाचित सांसदों का। तो देखो क्या हो जाएगा, अपने विधायकों को प्राप्त कुल वैध मत मूल्य कितना हो गया, 5,49,476 और अपने निर्वाचित सांसद कितने हैं, 776। अरे 543 तो कौन से हो गए, लोकसभा वाले, 233 हो गए राज्यसभा वाले, तो इनका भाग दे दो इसमें। अपने जो काट पीट करके जो आंकड़ा आएगा वो आएगा 708। तो देखो राजस्थान के एक विधायक का मत का मूल्य तो था 129 और भारत के एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708। यहां तक बात हो गई। अब एक सांसद के मत का मूल्य 708 है, जबकि भारत में टोटल सांसद कितने हैं, 776। तो कुल सांसदों के मत का मूल्य कितना हो गया, कुल सांसदों के मत का मूल्य, ये तो एक सांसद का है, एक सांसद का 708 है, तो कुल सांसद कितने हैं, 776। तो इन कुल सांसदों के मत का मूल्य कितना हो जाएगा, देखो मेरे तो क्या ये थोड़ा सा रटा हुआ है, इस वजह से, एक मिनट, 5,44,908, 5,49,908, सॉरी इसको एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, मैं तो इसे डाउट हो रहा है, 5,49,408 होना चाहिए, 5,49,408। ये क्या है, अपने कुल सांसदों के मत का मूल्य और कुल विधायकों के मत का मूल्य कितना था, 5,49,476। ये तो था कुल विधायकों के मत का मूल्य और ये है कुल सांसदों के मत का मूल्य। अब देखो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्य के मत का मूल्य क्या हो गया, कुल सदस्य कौन कौन से, विधानसभा वाले और सांसद। तो कुल सदस्यों के मत का मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, कुल सदस्यों के मत का मूल्य, वहां पे देखो विधायकों के मत का मूल्य कितना था, 5,49,476 प्लस सांसदों के मत का मूल्य था 5,49,408। यही है अपने 5,49,476 प्लस 5,49,408। तो ये हो जाएगा अपने 10। देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एक प्रकार से रटा हुआ है, फिर भी आप एक बार कैलकुलेशन करके
तो देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे अपने क्या आ गया, अपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों के मत का मूल्य कितना है, 10 ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,882। ये अपने राजस्थान में ये भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्यों के मत का मूल्य है। अब यहां पर एक चीज और पूछते हैं, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए। तो न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का देखो कई बार सूत्र पूछ लेते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना, कुल प्राप्त वैध मत प्लस 1, नीचे कर दो निर्वाचित सदस्य प्लस 1। ये क्या हो गया, न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र हो गया। देखो यहाँ पे से कुल प्राप्त वैध मत आपने कितने मान लिए, 100 मान लिए, और राष्ट्रपति कितना व्यक्ति निर्वाचित होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो 100 प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस 1, यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, आधे से 1 ज्यादा। ये हो गया अपने न्यूनतम कोटा। देखो इसको 1 या 2 बार आप वीडियो को अच्छी तरह से देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर इतनी ये जनगणना जो है वो अपने इतना गणना जो की है, कुल विधायक इतने वैसे, अगर ये याद नहीं रख सकते तो आप इतना याद रख लो कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य तो कितना है, 129, और एक सांसद के मत का मूल्य कितना है, 708। और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कुल सदस्य के मत का मूल्य कितना है, तो ये रहा। न्यूनतम कोटा ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये रहा। न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, आधे से 1 ज्यादा। ठीक है, अपने अनुच्छेद 55 की बात हो गई जिसमें निर्वाचन पद्धति का उल्लेख था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा, 5 वर्ष तक अपने पद पर रह गया। अगर मान लो सपोज करो राष्ट्रपति के पद पर रहते मृत्यु हो जाए या त्याग पत्र दे दे या उसको हटा दिया जाए, तो जब तक नए चुनाव नहीं होते तब तक उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की भूमिका अदा करेगा, और जैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएंगे उपराष्ट्रपति जो है वो वापस अपनी सीट पे चला जाएगा। कहने का मतलब है कि भारत में राष्ट्रपति की सीट जो है वो कभी भी खाली नहीं रहती। अब बात करते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, उन योग्यताओं का उल्लेख है। तो योग्यताओं में देखो पहली योग्यता तो यही हो गई कि वह व्यक्ति कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन रहा है, राष्ट्र का चुनाव लड़ रहा है, वो कहाँ का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति की उम्र कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। देखो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की उम्र सेम है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की उम्र है 25 वर्ष। ठीक है। तीसरा है अपने राष्ट्रपति के पद के लिए जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वह क्या नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए। चौथी बात है वह सरकारी सेवा में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और 5वीं योग्यता हो गई कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। जिस व्यक्ति में यह योग्यताएं होगी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब यहाँ पे देखो योग्यता नहीं पूछते, योग्यताओं में ये पूछ सकते हैं आपको उम्र कितने वर्ष होती है। बाकी यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताएं बताई गई है उन योग्यताओं का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, या कार्यकाल के बारे में पूछ ले कि कार्यकाल का उल्लेख जो है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो अपने राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं हो गई। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते और उपलब्धियों का उल्लेख है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, राष्ट्रपति का जो वर्तमान समय में जो वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपए है।
जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेगा उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अगर राष्ट्रपति मान लो उसको हटा दिया जाए या राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए तो पूरा होने के बाद में इसको इस वेतन की आधी क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी राष्ट्रपति को। मतलब 5 साल भी काम किया, 5 साल काम करने के बाद में इसको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है आधी, वो भी 2.5 लाख रुपए। और अगर सपोज करो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, जैसे मान लो उसको आधी पेंशन मिल रही है और उसी समय राष्ट्रपति क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति की जो पत्नी होती है ना उसको इस आधी पेंशन की आधी पेंशन मिलेगी। आधी का आधी मतलब यहाँ पे से 2.5 लाख मिल रही है तो उसको कितनी मिलेगी, 1.25 लाख रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। ये फायदा है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब बात करते हैं आवास की। आवास का मतलब राष्ट्रपति भवन। देखो राष्ट्रपति भवन जो है वो है अपने दिल्ली में। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, रायसीना की पहाड़ियां है, वहां पर राष्ट्रपति का भवन बना हुआ है। रायसीना पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन जो है वो कहां पर बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है। और दिल्ली में कहां पर, रायसीना की जो पहाड़ियां है वहां पर बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास कहां पर है। तो ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी, शिमला जो है, इस शिमला में राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास बना हुआ है, जिसका एक नाम भी है, उसे द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। द रिट्रीट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए एक जमानत राशि भी होती है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसको एक जमानत राशि जमा करानी पड़ती है और वह जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपए। देखो अपने राष्ट्रपति के पद के लिए कोई भी मान लो, अपने कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष उम्र का है और वो योग्यताएं पूरी कर रहा है, वह राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा तो उसको 15,000 रुपए की जमानत राशि सिक्योरिटी के तौर पर जमा करानी पड़ती है। अब देखो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा कि गुरुजी भी तो जामनी जब्त होगी, जमानत ही जब्त होगी, बात जमानत की जब्त हुए, यहाँ पे भी होती है। वो देखो कैसी होती है, जब राष्ट्रपति को कुल प्राप्त वैध मतों का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं होते ना, मतलब कुल जितने भी वैध मत है उनका 1/6 भाग अगर राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं हो रहा है चुनाव में, तो उसकी ये जमानत भी क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, मतलब वो वापस नहीं मिलेगी। उसको बोलते हैं जामनी जब्त होना। ठीक है, इसके अलावा देखो एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति अपने चुनाव का प्रचार कितने समय तक कर सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार अधिकतम कितने समय तक किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार जो है वो अपने कितने समय तक कर सकते हैं, 14 दिन तक राष्ट्रपति के चुनाव का प्रचार किया जा सकता है। ये था अपने अनुच्छेद 59 जिसमें राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते, उपलब्धियां इनका उल्लेख था, मतलब आवास, चिकित्सा, स्वास्थ्य ये राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं, वो भी निःशुल्क। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। देखो राष्ट्रपति बन गया, अब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य करता है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलवाता है। अब बात करते हैं आगे अनुच्छेद 61 में उल्लेख है महाभियोग की प्रक्रिया का। देखो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसके पद से समय से पूर्व भी हटा दिया जा सकता है, मतलब असक्षमता, कदाचार, इस आधार पे राष्ट्रपति को दुर्व्यवहार, इस आधार पे राष्ट्रपति को उसके पद से पहले भी हटा देते हैं। और उसके लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है वह प्रक्रिया कौन सी होती है, महाभियोग की प्रक्रिया। देखो यह प्रक्रिया कैसे होती है, यह प्रक्रिया संसद के 2 सदन है, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। संसद के 2 सदन है अपने, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों के 1/4 सदस्य, मतलब दोनों सदनों में से चाहे कोई सा हो जाओ, लोकसभा हो जाओ या राज्यसभा हो जाओ, उनके 1/4 सदस्यों की सहमति से यह प्रक्रिया प्रारंभ होती है। लेकिन बाद में क्या होगा, इसको दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है।
प्रारंभ तो किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा की जा सकती है कि राष्ट्रपति को हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया लगानी है। लोकसभा वालों ने कह दिया 1/4 सदस्य तैयार हो गए, लेकिन उसके आधार पर राष्ट्रपति हटेगा नहीं। फिर क्या होगा, दोनों सदन जो है उन दोनों सदनों में अलग अलग, मतलब लोकसभा के 2/3 और राज्यसभा के 2/3 जो सदस्य हैं उनके बहुमत से इसको पारित होना जरूरी है। अगर ये पारित हो जाएगी तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना भी देनी पड़ती है। देखो आज तक की बात करें तो आज तक के इतिहास में एक ही राष्ट्रपति ऐसा हुआ है जिसके लिए ये महाभियोग की प्रक्रिया पारित हुई थी, महाभियोग लागू किया गया था, इसके ऊपर लगाया गया था वीवी गिरी। एकमात्र राष्ट्रपति थे जिनके लिए 1/4 सदस्यों ने ये महाभियोग की प्रक्रिया लगाई थी, लेकिन फिर ये दोनों सदनों में क्या पारित नहीं हो पाए। ध्यान रखना, वीवी गिरी। महाभियोग हो गया। महाभियोग के बाद में बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 72 इसमें है राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति। समाधान का मतलब हो गया भारत के राष्ट्रपति जो है, इस राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसको 5 साल की सजा हो, 10 साल की हो या उसे मृत्युदंड दिया गया हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर क्या कर सकता है, क्षमादान भी कर सकता है। क्षमादान कैसे, जैसे मान लो किसी को 10 साल की सजा हुई है, उसकी सजा माफ कर सकता है, या 10 साल की सजा को घटाकर 1 साल कर सकता है, या मान लो किसी का मृत्युदंड हुआ है तो उसकी सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर सकता है, या मान लो किसी को मृत्युदंड की सजा मिली हुई है तो उसका मृत्युदंड माफ भी कर सकता है। ये सब अपने कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। देखो कई बार पूछा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72। अब बात करते हैं आगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब देखो राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। देखो राष्ट्र नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जो है वो निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त होता है। और नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसको बनाएगा प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है ना, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सामान्य तौर पर यही प्रक्रिया लागू होती है। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 76। इसमें राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी। राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। देखो ये महान्यायवादी कौन होता है, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार जो होता है वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। और इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 76 में। देखो ये महान्यायवादी है, इस महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अटॉर्नी जनरल बोल दो या महान्यायवादी बोल दो। अगले अनुच्छेद की बात करते हैं, अपने मेन अनुच्छेद देख रहे हैं राष्ट्रपति के। अगला आता है 123। अनुच्छेद 123 में है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना, देखो राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, जब अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि कोई जरूरी कार्य हो गया है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है। अध्यादेश कब जारी होगा, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा और कोई जरूरी कार्य हो जाए, उस कंडीशन में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। और इस प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 123 में। एक अनुच्छेद अपने एक और बच गया इसमें राष्ट्रपति से संबंधित, और वह है अनुच्छेद 143। इसमें है परामर्श व सलाह। परामर्श व सलाह। देखो अनुच्छेद 143 में यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर, अनुच्छेद 43 जो है इसमें यह कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसी विशेष मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या ले सकता है, परामर्श ले सकता है, उससे सलाह
ले सकता है। कोई मतलब कोई विशेष मुद्दा हो गया, कोई संकट आ गया, कोई दंगे फसाद हो गए, कोई देश हित से संबंधित मैटर हो गया, कोई बड़ा मुकदमा हो गया, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति किससे परामर्श मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। अब देखो यहाँ पे भी एक बात है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, ये इसके ऊपर डिपेंड है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चाहेगा तो उस मामले में परामर्श देगा, अन्यथा नहीं देगा, मना कर देगा। और अगर ये परामर्श देता है तो उस परामर्श को राष्ट्रपति मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ध्यान रख लेना, ये परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अगर ये देता है तो इसको मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। देखो अपने बात करते हैं 1992 की। 1992 में जो बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, उस मस्जिद की बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ था, उस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था उस टाइम पे शायद वेंकट चेलिया था शायद, हाँ। ये तो थे शंकरदयाल शर्मा, तो थे क्या? राष्ट्रपति। और वेंकट चेलिया थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो शंकरदयाल शर्मा ने इनसे परामर्श मांगा था कि अब क्या किया जाए, इस मुकदमे को कैसे निपटाया जाए। तो वेंकट चेलिया ने परामर्श देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। और राष्ट्रपति जो है वो उस परामर्श को माने या न माने वो भी राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थे अपने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मोस्ट अनुच्छेद वगैरह, जिनमें अपने मेन बातें अपने राष्ट्रपति की पढ़ चुके हैं। अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे अपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ। शक्तियाँ दो प्रकार की है, एक तो सामान्य शक्तियाँ और दूसरी संकटकालीन शक्तियाँ। ओके बच्चों, दैट्स ऑल।